हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट से लेकर के 8 जून 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है हम आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग आपका जो 50 MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अवार्ड को पढ़ेंगे, जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं या फिर बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, या फिर अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, या नेशनल इशू हैं या फिर इंटरनेशनल इशू हैं, सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। या फिर आपका कोई भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपका कोई भी करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक है तो उसको भी आज हम कवर करने वाले हैं। और साथ साथ में हम स्पोर्ट्स न्यूज़ को भी इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, जो कि इस वीक से रिलेटेड जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज़ होंगी, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे टू कवर दिस वीक। सो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। वर्ल्ड मिल्क डे हाल ही में कब मनाया गया? तो वर्ल्ड मिल्क डे हाल ही में मनाया गया है 1 जून को। तो ये हर साल मनाया जाता है 1 जून को, और इसकी थीम अब की बार क्या थी? इंजॉय डेयरी, इसकी थीम थी अब की बार। और इसको बनाने की शुरुआत कब करी गई थी? 2001 से इसको बनाना शुरू किया गया था। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंडर में फरवरी 2014 में ये बिल पास हुआ था, और इसको 2 जून 2014 में एक अलग राज्य बना दिया गया। और ये इंडिया का सबसे नया राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनाया गया है। तो हर साल 2 जून को बनाया जाता है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हाल ही में 31 मई को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या थी अब की बार? इसकी थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसकी थीम थी जो कि लीड किया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि कौन सा देश एंटी टोबैको वार्निंग को OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको OTT प्लेटफॉर्म बोला जाता है, जो कि सेंसर बोर्ड के अंडर में नहीं आते। जैसे कोई भी फिल्म है या फिर वेब सीरीज़ है, उनको बनाना और प्रदर्शित करना इसका काम होता है। तो उनके अंदर भी तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग में कि एंटी टोबैको वार्निंग और डिस्क्लेमर्स आपकी जो विजुअल्स हैं उसके अंदर होना चाहिए, और 30 सेकंड्स का जो वार्निंग है वो जो भी प्रदर्शित कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई भी फिल्म है या फिर वेब सीरीज़ है, उसकी बिगिनिंग के अंदर और मिडल में आपको दिखाना पड़ेगा, और एक ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर भी आपको डालना पड़ेगा ऑफ मिनिमम 20 सेकंड्स का, 20 सेकंड का मिनिमम आपको जो ऑडियो डिस्क्लेमर है वो भी डालना पड़ेगा रिलेटेड टू एंटी टोबैको वार्निंग। तो ये चीज़ करने वाला इंडिया पहला देश बन गया है वर्ल्ड का। सेल के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष चेयरमैन बन गए हैं अमरेंद्र प्रकाश जो है सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और अगर सेल की जो फुल फॉर्म है अगर आपसे पूछ ले तो क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, और अमरेंद्र प्रकाश को इसका चेयरमैन बनाया गया है। यूको बैंक के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं अश्वनी कुमार को इसका नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है सोमा शंकर प्रसाद को इन्होंने रिप्लेस किया है। और अगर आपसे पूछ ले कि यूको बैंक एक कौन सा बैंक है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? अश्वनी कुमार इसके नए MD एंड CEO बने हैं। TCS के नए CEO के रूप में किसने शपथ ली है, यानी कि पदभार किसने संभाला है? तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसके फुल फॉर्म होती है, और इसके जो CEO हैं ये
के कृतिवासन बने हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है किनको, राजेश गोपीनाथन को इन्होंने रिप्लेस किया है। और इसकी घोषणा काफ़ी टाइम पहले से हो रही है, बट अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जो CEO का जो पद है वो संभाल लिया है। आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर मेल की बात करें आईफा अवार्ड्स 2023 की, तो ये जो अवार्ड्स हैं इसके अंदर इसमें ऋतिक रोशन को बेस्ट मेल का अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड्स में। और इसमें कुछ दूसरे अवार्ड्स हैं जिनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसमें है जैसे बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर R माधवन फॉर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट मूवी के लिए मिला है इनको। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट, जिस तरीके से अगर मेल में बात करते हैं तो हम ऋतिक रोशन जो हैं ये विक्रम वेधा के लिए मिला है, और उसी तरीके से बेस्ट एक्टर लीडिंग फीमेल में आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में मोनी रॉय फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में मिला है अनिल कपूर को फॉर जुग जुग जियो मूवी के लिए। इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पेपर के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा भी आपसे पूछ सकता है। किसे हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो 57वां जो संस्करण है उससे सम्मानित किया गया है। और ये गोवा से हैं और गोवा के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था। और अगर दामोदर मौजो की बात करें तो इन्होंने 25 बुक्स लिखी हैं, किसमें? कोंकणी भाषा के अंदर 25 बुक लिखी हैं और एक बुक लिखी है इंग्लिश में। तो ये इनकी अचीवमेंट है। और ये गोवा के दूसरे नंबर के ज्ञानपीठ अवार्डी हैं। और पहले नंबर के जो ज्ञानपीठ अवार्डी हैं उनका नाम क्या है? रविंद्र केलकर, जिनको 2008 में ये अवार्ड दिया गया था। हाल ही में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? तो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो उद्घाटन है ये 28 मई को वीर सावरकर जयंती के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये मतलब पहले इसकी बिल्डिंग जो थी यानी कि जो राउंड शेप की थी, और अब की बार ये ट्रायंगुलर शेप की, इसके सामने ही इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में भी कुछ खास बात है। सबसे पहले तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की है कि पहले जो थी ये थी राउंड शेप में था ये, और अब की बार इसको ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। तो सबसे पहले तो बात आती है इसकी जो शेप है, शेप में ये ट्रायंगुलर शेप है इसकी। और सेकंड अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी पूछ सकता है। तो सेंट्रल वेस्टा एरिया न्यू दिल्ली के अंदर ये सिचुएटेड है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा बनाया गया है। और लोकसभा की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 888 सीट्स हैं इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है, और राज्यसभा की है 384 सीट्स की कैपेसिटी के साथ इसको बनाया गया है। और अगर आपसे लोकसभा का जो थीम है, लोकसभा का थीम अगर पूछ ले तो लोकसभा का थीम हो जाएगा आपका पिकॉक यानी मोर को इसका थीम बनाया गया है। और अगर राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा का है लोटस यानी कमल, इसका थीम है। और अगर इसकी लागत पूछ ले कि कॉस्ट कितनी पड़ी है इसको बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में, तो 970 करोड़ ओनली ये इसकी कॉस्ट पड़ी है। इतनी कॉस्ट के साथ में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। और कंस्ट्रक्शन किया किसने है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। और इसके अंदर 3 गेट हैं, जैसे एक गेट ये है और एक गेट यहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर है। तो एक का नाम है ज्ञान द्वार, एक का नाम है शक्ति द्वार और एक का नाम है कर्म द्वार। तो ये 3 गेट इसके अंदर लगाए गए हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको छड़ दिख रही है, ये आपको गदा टाइप की एक जो छड़ दिख रही है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेंगोल इसका नाम है। और
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको जो लोकसभा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने इसकी जो स्थापना है, लोकसभा स्पीकर की चेयर के बगल में इसको रखा जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 के अंदर प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी को इसको प्रदान किया गया था। तो लोकसभा के अंदर स्पीकर के बगल में इसको रखा जाएगा और इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर, नंदी महाराज जो कि जो महाकाल शिव के जो वाहन हैं उसकी मूर्ति बनाई गई है और इसको न्याय का प्रतीक माना जाता है। न्याय का प्रतीक इसको माना जाता है। तो इस सिंबल को अभी मतलब नई जो लोकसभा बनी है उसके अंदर स्पीकर के चेयर के पास में इसको रखा जाएगा, ताकि ये याद रहे कि हमने कितनी जद्दोजहद के साथ में फ्रीडम मिली है इंडिया को और इसकी वैल्यू क्या है। हाल ही में भारत को किस देश से दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने का अप्रूवल मिला है? तो नेपाल जो देश है उससे दूसरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको बनाने का अप्रूवल मिला है। और इसकी स्थापना कौन करेगा? SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है, ये पहले से ही डेवलप कर रहा है अरुण 3 जो कि अरुण रिवर के ऊपर है। अरुण 3 नाम से ईस्टर्न नेपाल के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 900 मेगावाट्स की है। तो अभी हाल ही में रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। SJVN को ही अप्रूवल दिया गया है टू डेवलप अबाउट 669 मेगावाट कैपेसिटी का एक नया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने का अप्रूवल और दे दिया है। यानी दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो जाएंगे, एक है 900 मेगावाट्स का और एक है 669 मेगावाट्स का। दोनों ही अरुण रिवर के ऊपर है। एक है अरुण जो ईस्टर्न नेपाल में पड़ता है और एक है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका नाम होगा। IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL 2023 का जो खिताब है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया है और ये इनका 5वां टाइटल है। ये 5वीं बार इसके विजेता बने हैं। और इसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा बार अगर विजेता बना है तो बिल्कुल बराबर में ही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी 5 बार जो IPL है उसका विजेता बन गया है। और अब की बार जो रनर अप जो टीम रही है वो है गुजरात टाइटंस, जो कि पिछले साल इस टाइटल को जीत चुकी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि विनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स, और रनर अप हैं गुजरात टाइटंस। 3rd प्लेस पे मुंबई इंडियंस रही है। और ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, जैसे शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिली है, 890 रन बनाए थे इन्होंने 17 मैचेस के अंदर। और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है तो मोहम्मद सामी जो कि गुजरात जाइंट्स से हैं, और शुभमन गिल भी गुजरात जाइंट्स से ही हैं जो कि रनर अप टीम रही है, इन्होंने 28 विकेट ली हैं। और IPL एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न, उभरते हुए जो सितारे हैं वो IPL के अंदर उन्हें ये हैं यशस्वी जायसवाल जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। और बस ऐसा ही है। और गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट शुभमन गिल को मिला है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न ये भी शुभमन गिल को ही प्रोवाइड किया गया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा भी एक टॉपिक आपसे या फिर कौन सा भी एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में भारत ने किस टीम को हराकर अपना 4था खिताब जीता है? तो फाइनल के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया है भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप के अंदर, और जो कि हुआ था कहाँ पर? ओमान में इसका आयोजन हुआ है। और ये इंडिया का 4th टाइटल है। इससे पहले 2005 में इंडिया जीता है, फिर 2008 में भी इंडिया जीता था, और 2015 में, और अब की बार 2023 में भी इंडिया ने अपना 4था टाइटल जो है अपने नाम किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया है? तो हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर खोला गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्यादेवी नगर करने की घोषणा की गई है? तो किस स्थान का नाम बदला है? तो अहमदनगर का नाम बदला है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। जो CM हैं एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने जो मालवा की रानी अहिल्यादेवी बाई होलकर जी की 298वीं जो जयंती है
हाल ही में मनाई गई है, तो उस टाइम पे इन्होंने घोषणा की है कि हम अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी नगर कर देंगे, जो कि मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होगा। इसके अलावा भी जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया है, और उस्मानाबाद का धाराशिव किया है, और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदलकर भी वीर सावरकर सेतु किया गया है, जिनकी जयंती बनाई गई थी अभी हाल ही में 28 मई को उनकी जयंती मनाई गई है। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज़ 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया है। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो कि बिहार के मोतिहारी से लेकर के अमलेखगंज नेपाल तक इसको किया गया है, जो कि 69 किलोमीटर्स की है, 69 किलोमीटर्स की है। और ये दक्षिण एशिया की पहली ऐसी इंटरनेशनल लाइन पेट्रोलियम पाइपलाइन है, जिसके थ्रू जो पेट्रोल है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडिया के द्वारा। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 2 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर की इसकी जो कैपेसिटी होगी तेल प्रोवाइड करवाने की। और इस MOU इसकी जो शुरुआत है, यानी कि इस परियोजना की शुरुआत 2019 में करी गई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जी थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ली है, हाल ही में एज ए CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? सॉरी, ये 2019-20 है, 2019-20 ये सूचकांक जो है ये जारी किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसके अंदर जितने भी 19 जो स्टेट्स हैं, जो 19 सबसे बड़े जो स्टेट्स हैं, उनकी रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर है केरला, सेकंड पे है तमिलनाडु और थर्ड पे है तेलंगाना। और सबसे नीचे अगर 19th नंबर पे हम अगर 19th जो नंबर है उस पर अगर हम देखें तो यूपी आता है, और 18th जो नंबर है उस पर आता है बिहार। तो इनकी जो कोविड के टाइम पे इनकी रैंकिंग को स्कोर दिया गया है, इस हिसाब से नीति आयोग ने इसको जारी किया है। तो कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन है उसको अच्छे तरीके से टैकल करने के मामले में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है केरला को। तो इसमें जो बड़े स्टेट्स हैं उनके अंदर पहले स्थान पर कौन है? केरला। और सबसे लास्ट कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है, और ये जो केरला है ये पहले स्थान पर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना फीसदी रहा? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? GDP। तो जो फिजिकल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो वो कितना प्रतिशत रहा है? ये रहा है 6.4%, 6.4% रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जितना बढ़ेगा उतना हम नुकसान में होंगे, ये जितना घटेगा उतना ही हम सही होंगे। और इसको 2023-24 तक इसको 5.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, यानी राजकोषीय घाटा होता क्या है, जब जो स्पेंडिंग है वो रेवेन्यू और स्पेंडिंग के जो बीच का जो अंतर है उसको बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। खासतौर पर जब स्पेंडिंग ज़्यादा हो रेवेन्यू से, यानी जब अपना खर्चा अधिक हो रेवेन्यू से, यानी अपनी आय से अधिक अगर अपना खर्चा होता है देश के बजट का, तो उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है कि राजकोष के अंदर घाटा हुआ है, तो उस चीज़ को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। और ये कितना प्रतिशत रहा है 2023 के अंदर? 6.4%, जो कि पिछला जो बजट था उसमें अनुमानित था कि 6.4% ही लेके आने की सोच थी, तो उसको कायम रखा गया है। और अगला 5.9% रहने का अनुमान है अगले बजट के अंदर, यानी और कम लेके आ रहे हैं इसको, जो कि अच्छी बात है। हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन ने इस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब को अपने नाम किया है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे जो ग्रैंड प्रिक्स हैं वो जीते हैं, जैसे मोनाको हो गया, और मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है, और ये नीदरलैंड्स के हैं मैक्स वर्स्टैपन। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है,
और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है और स्पेनिश भी जीता है। स्पेनिश भी हाल ही में हुआ है, स्पेनिश 2023 ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने हाल ही में जीता है। मैक्स वर्स्टैपन जो नीदरलैंड के रेडबुल के ड्राइवर हैं, और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 रेडबुल के ड्राइवर भी ही हैं ये भी, और सर्जियो पेरेज ये मैक्सिको से हैं, इन्होंने जीता है। और अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है ये भी सर्जियो पेरेज ने ही जीता है, जो मैक्सिको के हैं, रेडबुल के ही ड्राइवर हैं। यानी ज़्यादा जितने जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड हैं वो मैक्स वर्स्टैपन के ही नाम हैं। तो अगर आप मान लीजिए पेपर के अंदर बैठे हैं और अगर आपको ये नाम याद है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें तो लगभग आपका 75% जो आंसर होगा वो आपका ठीक हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैक्स वर्स्टैपन आपको याद होना चाहिए। तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो तुर्की के नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। रेसेप तैयप एर्दोगन जो हैं तुर्की के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस देश की कंपनी एल्स्टम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो फ्रांस की ये कंपनी है, एल्स्टम नाम है इसका, इस कंपनी का नाम है, जो कि 100 जो वंदे भारत एक्सप्रेस हैं ट्रेन है उनको बनाएगी। और हाल ही में इसकी बिडिंग हुई थी जिसके अंदर इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एल्स्टम को, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। हाल ही में इसरो द्वारा किस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इसरो ने NVS-01 को सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है उससे इसको लॉन्च किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जुलाई 2023 तक जो चंद्रयान 3 का भी जो लॉन्चिंग है वो भी होनी है जुलाई 2023 के अंदर। पुस्तक NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, के रामचंद्र मूर्ति के द्वारा इसको लिखा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बुक्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो पुस्तक है NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ये के रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और इसको बनाने का कारण ये है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द अर्थ वेलबींग्स। और मतलब जितने भी जो वेलबींग्स हैं और इन्वायरमेंट है उसको बचाना इसका मेन मोटिव है। और अब की बार की थीम क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम थी। और 50 साल पूरे हो गए हैं, ये 50th जो एनिवर्सरी है इसकी वो बनाई गई है। यानी इसको सबसे पहली बार 5 जून 1973 को बनाया गया था। 5 जून 1973 को इसको बनाया गया था। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जेब्रोनिक्स टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड कंपनी है जिसने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ साथ जो रेंगलर ब्रांड है, रेंगलर एक क्लोथिंग ब्रांड है जिसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया है? तो महिला क्रिकेट टीम की जो ओपनर बल्लेबाज हैं जो स्मृति मंधाना को इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला है सचिन तेंदुलकर, ये स्माइलिंग ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्माइलिंग एम्बेसडर हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, ठीक है। सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली हैं ड्यूरोफ्लेक्स, जो मैट्रेस एंड स्लीपिंग प्रोडक्ट मेकर है उसको बनाया गया है विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स का। और आलिया भट्ट को गुचीज फर्स्ट इंडिया ग्लोबल एम्बेसडर हैं ये गुच्ची की। और आयुष्मान खुराना को वेकफिट, ये भी एक मैट्रेस मैन्युफैक्चरर है, उसको बनाया गया है। और ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के बिलीव एम्बेसडर हैं। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो एम्बेसडर्स हैं वो मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं, तो आपको ये सारे के सारे याद रहने चाहिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 69 मेडल्स के साथ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसने जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, जो तीसरे यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसमें टॉप किया है। और इसकी जो तालिका है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 गोल्ड मेडल्स के साथ में पहले स्थान पे हैं, और गुरु नानक जो देव यूनिवर्सिटी है वो सेकंड नंबर पे है, और जैन यूनिवर्सिटी ये तीसरे नंबर पे है। और अगर हरियाणा की बात करें तो ये 6ठे नंबर पे आती है अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि 8 मेडल के साथ में 6ठे स्थान पे है। द पावर ऑफ
वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है ये बी के शिवानी जी इनकी ऑथर हैं और ये एक इम्पोर्टेंट पुस्तक होने वाली है आपके पेपर के हिसाब से देखें तो, जिसका क्या नाम है, द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो नाटो के द्वारा ये जो अभ्यास है, ये जो युद्धाभ्यास है यहाँ पर ये है, ये जो यहाँ पर है कौन सा देश है ये है फिनलैंड। तो फिनलैंड के पास के जो एरिया है जो कि रशिया के साथ में भी लगता है, उसके आसपास का जो एरिया है, तो वहाँ पर नाटो के द्वारा ये आर्कटिक चैलेंज 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। फिनलैंड क्या है? फिनलैंड 31st मेंबर बना है नाटो का और इसके अंदर इस चैलेंज मतलब युद्धाभ्यास के अंदर, इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर जो नाटो के लगभग 14 मेंबर कंट्रीज़ ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, जो कि क्यों लिया गया है? क्योंकि ये सबसे न्यूएस्ट जो फिनलैंड जो है ये सबसे न्यूएस्ट मेंबर बना है नाटो का और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम चाहे रशिया हो चाहे कोई और कंट्री हो उससे आपको बचाने का काम करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड कौन है? अगर हेड आपसे पूछ ले तो उनका क्या नाम है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके हेड हैं नाटो के। तो इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बन गया है, यानी कि सोलर सिटी मध्य प्रदेश की सबसे पहली जो सोलर सिटी है वो कौन बन गई है? तो ये बनी है सांची। सांची को सोलर सिटी बनाया गया है और आपको पता है कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है सांची, और सांची बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, जो ये सिचुएटेड है। कर्क रेखा बिल्कुल इसके बीच से होकर के गुजरती है। तो इसको यहाँ पर ये सोलर सिटी बनाने का मेन कारण यही है कि यहाँ पर जो सूरज की किरण है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती हैं, तो उसको सोखने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर दो जो सोलर सिस्टम जो सोलर स्टेशन लगाए गए हैं, एक है 5 मेगावाट का और दूसरा है 3 मेगावाट का। तो 2 पावर स्टेशन लगाए गए हैं, यहाँ पर सोलर पावर स्टेशन लगाए गए हैं। कहाँ पर? सांची के अंदर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद को भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका महानिदेशक बनाया गया है। और जो GSI है यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका कोलकाता के अंदर है। कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी GSI की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया के हाल ही में एडगर्स रिंकेविक्स जो हैं यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका क्या नाम है? एडगर्स रिंकेविक्स इनका नाम है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, हर साल मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और विश्व खाद्य सुरक्षा से अगर आपसे पूछ ले कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो इससे मतलब भोजन की उपलब्धता और सामर्थ्यता और पहुंच से इसका मतलब है, यानी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस टू द फूड, ये इसकी डेफिनेशन आप मान सकते हैं, जिसके अंदर भोजन की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी जो सामर्थ्यता है वो भी होनी चाहिए और एक्सेस होना चाहिए फूड, यानी कि हर एक तक जो भोजन है वो पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये इसकी मेन चीज़ें हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। विदेशियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो अकॉर्डिंग टू ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार मैं बात करूं तो जो न्यूयॉर्क है ये दुनिया का सबसे पहले नंबर का सबसे महंगा शहर बन गया है। और इसके साथ साथ में जैसे
यहाँ पर दिया गया है कि न्यूयॉर्क तो पहला हो गया, और सेकंड नंबर पे आता है आपका हांगकांग, तीसरे नंबर पे है जिनेवा, चौथे नंबर पे है लंदन, एंड पाँचवें नंबर पे है सिंगापुर। तो इनकी ये जो रैंकिंग है वो यहाँ पर दी गई है, जो कि किसके अनुसार है, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार है ये, जिसके अंदर न्यूयॉर्क पहले स्थान पे आ गया है। अमीर रजा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 66 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसकी शुरुआत करी है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, इसकी शुरुआत करी गई है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पर्यावरण मंत्रालय के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है, भूपेंद्र यादव इसके पर्यावरण मंत्री हैं। और इन दोनों जो योजनाएं हैं यानी अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, इनकी जो घोषणा है वो बजट 2023-24 के अंदर इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई थी। और इसके अंदर दिया गया है कि मिष्टी का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसका फुल फॉर्म है। एंड विल बी टेकन अप टू द मैंग्रोव प्लांटेशन अमंग द कोस्टलाइन एंड सोल्ट पैनलैंड्स। यानी इसका मतलब क्या है कि मिष्टी क्यों बनाया गया है, ताकि जो जितने भी कोस्टल एरिया है यानी समुद्र के साथ साथ में जो लवणीय जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके ऊपर वृक्षारोपण किया जाएगा, यानी कि मैंग्रोव जो वृक्ष हैं वो लगाए जाएंगे, जो कि इनकी खासियत क्या होती है कि जितना भी लवणीय जल है उसके साथ साथ में ये जो मैंग्रोव के जो पौधे हैं वो उग जाते हैं। दूसरी जो प्लांटेशन है वो जल्दी से उगती नहीं है, तो इसके लिए इसको लगाया जाएगा ताकि जो मिट्टी को बांध के एक स्थान पर रखा जा सके, मिट्टी की जो अपरदन है उसको, सोयल इरोजन है उसको रोका जा सके, इसके लिए इसको बनाया गया है। और सेकेंडली अगर हम बात करें अमृत धरोहर की, ये एक स्कीम है वेटलैंड्स को बचाने के लिए। खासतौर पर जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर जितने भी जो वेटलैंड्स हैं, यानी आप एक हिसाब से समझिए कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। तो एंड जैसे जितने भी अपने इंडिया के अंदर 75 के अक्रॉस यानी 75 वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी ब्यूटी और डाइवर्सिटी को बचाने के लिए इस अमृत धरोहर जो स्कीम है उसको अपनाया गया है, ताकि प्लांटेशन के थ्रू, पौधारोपण के थ्रू और उनकी केयरिंग के थ्रू इन वेटलैंड्स को संरक्षित किया जा सके। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि 2023-24 का जो बजट है उसके अंदर भी इसको पेश किया गया था। टाटा ग्रुप किस राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा? तो कहाँ पर लगाएगा? ये गुजरात के अंदर जो टाटा ग्रुप है उसने MOU साइन किया है, यानी MOU साइन हुआ है टाटा ग्रुप एंड गुजरात गवर्नमेंट के बीच में कि हम लिथियम आयन सेल बैटरीज बनाएंगे आपके राज्य में, और जो कि 13,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है। और ये डील हुई है किसके साथ में? गुजरात सरकार के साथ में टाटा ग्रुप ने ये डील की है। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी को जो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि द रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम, द रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम का एक सिविलियन, सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, जिसे प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है, क्योंकि ये हाल ही में सूरीनेम के दौरे पे थी। और ये कौन है? ये हैं सूरीनेम के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? चान संतोखी। चान संतोखी इनका नाम है, चान संतोखी, द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो एज यू नो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जो कि यहाँ पर हैं, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है इस क्रूज को, ये जो कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है, जिसका क्या नाम है? MV इम्प्रेस इसका नाम है। और इसको हरी झंडी दिखाई गई है, जो कि चेन्नई से लेकर के श्रीलंका के बीच में रवाना हुआ है। तो आई होप कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके साथ साथ हम आपको स्टैटिक जीके
मैथ्स और जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और आपको मंथली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जिस किसी ने भी मंथली करंट अफेयर जो मई से रिलेटेड है वो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको वीकली करंट अफेयर भी बिल्कुल डिटेल में आपको करवाने का काम करते हैं। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।